स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो हम आपके लिए लाए हैं आज एक नया टॉपिक जो कि एनिमल हस्बेंड्री का एक टॉपिक है आपका एनिमल ब्रीडिंग, जिसे पशु प्रजनन कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते ही हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। आपको सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप क्वेश्चन और आंसर खुद ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है पशु प्रजनन, प्रजनन के बारे में आप सभी को पता होगा। प्रजनन क्या रहती है? प्रजनन ऐसी क्रिया है जिसमें नर और मादा के मिलान से संतति का उत्पादन होता है, संतति उत्पन्न होती है। ठीक है, थोड़ा और इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो जो आपका ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा आर्ट है जिसमें जो आपके मेल और फीमेल रहते हैं उनके बीच में मेटिंग होता है, मिलान होता है। ठीक है, और उस मिलान से जो रहता है आपका जो प्रोजेनी रहता है, जिसको संतति बोलते हैं, उनका उत्पादन होता है। अच्छा, खास बात क्या है इसमें? जो संतति होगी वो किसके समान होगी? अपने पैतृक गुण, मतलब जो माता और पिता के गुण के समान ही होगी। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो ब्रीडिंग या प्रजनन है वो क्या है? लक्षणों का, ठीक है, क्या है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाया जाना या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक का प्रसार। ठीक है, यही तो है प्रजनन। आवश्यक भी है। ब्रीडिंग क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो आपका वंश है, जीनस है, वो लगातार कंटिन्यू चलता रहे। अब देखिए, अगर ब्रीडिंग नहीं हुआ, ब्रीडिंग में एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, ठीक है, प्रजनन की में जो आपकी क्रिया होती है रिप्रोडक्शन, वो एक प्रोसेस है। अगर ये नहीं हुआ तो आपका जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगा? और अगर जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर जो नेचर है, नेचर का रूल कैसे चलेगा आगे? बोलते हैं ना कि एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। यही तो है ब्रीडिंग, यही तो है ब्रीडिंग। इसमें क्या रहते हैं? दो गैमेट्स रहते हैं, या जिसको बोलते हैं दो पेरेंट्स रहते हैं। एक रहता है आपका मेल, दूसरा रहता है फीमेल। यहाँ पे जनरेशन आगे बढ़ते जाते हैं, F1 F2 F3 जितना जनरेशन आगे जाएगा, और हर जनरेशन में क्या मिलता है? प्रोजेनी मिलता है। क्या मिलता है? प्रोजेनी। फिर ये प्रोजेनी अगर इसके साथ किसी को क्रॉस कराएंगे, मान लेंगे यहाँ ए को क्रॉस कराया, तो अब ये पेरेंट्स बन जाएंगे और ये जो है ये प्रोजेनी बन जाएगा। मतलब क्या है? जो पैदा हो रहा है, जो उत्पन्न हो रहा है, वो क्या है? आपकी प्रोजेनी है, संतति। और ये संतति क्या करेगा? लक्षण रखेगा। किसके? माता और पिता के लक्षण। तो पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। तो देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजों के बारे में जानना है। पहला चीज है आपका सिलेक्शन, और दूसरा चीज है आपका ब्रीडिंग। ठीक है, अब बोलेंगे ब्रीडिंग तो भी पता चल गया। नहीं, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, इसके सिस्टम्स हैं, इसके मेथड्स हैं, अलग अलग है, इसके बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। तो सिलेक्शन या चयन क्या होता है? अभी देखिए, जब हम प्रजनन का डेफिनेशन देख रहे थे तो हमने देखा था क्या मतलब जो माता और पिता हैं उनके जो मिलान से संतति पैदा होती है, और इस संतति में क्या रहते हैं? गुण रहते हैं। किसके गुण रहते हैं? माता और पिता के। तो सिलेक्शन आवश्यक इसीलिए, चयन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम एक अच्छे या बेहतर जो आपके पेरेंट्स हैं उसको ढूंढे, जिससे कि आपकी प्रोजेनी अच्छी निकले। ठीक है, जिससे कि आपकी नेक्स्ट प्रोजेनी अच्छी निकले, जिससे कि आपकी नेक्स्ट प्रोजेनी, मतलब ये क्या है? प्रोसेस है। अगर आपके पहले के पेरेंट्स अच्छे हैं तो कैरेक्टर्स भी कैसे होंगे? अच्छे ही आगे जाते जाएंगे। ठीक है, F1 में अच्छा कैरेक्टर जाएगा, फिर F2 में अच्छा कैरेक्टर जाएगा, फिर F3 में अच्छा कैरेक्टर जाएगा। तो ये कैरेक्टर कहां से आ रहे हैं? पेरेंट्स से ही तो आ रहे हैं। और पेरेंट्स कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। और अच्छे होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनका सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन, चयन। तो चयन को आप क्या बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है तो उसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, आपको उसको लेना ही पड़ेगा। बट मान लीजिए, ये सोचिए कि आपके पास ए है और मैं बोल रहा हूं कि ए और बी, एक मेल है एक फीमेल है, तो इसमें सिलेक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि दो ही हमारे पास है, एक मेल है एक फीमेल, और ये ब्रीडिंग के लिए कंपलसरी है। पर मान लीजिए आपके पास ए है, सी है, बी है, डी है, ये मेल है आपका, ये फीमेल है। अब बोला जा रहा है कि ब्रीडिंग कराओ, तो आप क्या करोगे? आप सिलेक्शन करोगे। क्या करोगे? सिलेक्शन, कि मेल में ए और सी में कौन सा मेल अच्छा है, और फीमेल में बी और डी में कौन सा फीमेल अच्छा है। मान लीजिए यहाँ पे ई है, यहाँ एफ है, यहाँ जी है, यहाँ एच है। अब तो सिलेक्शन और टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस ज्यादा है। तो सिलेक्शन क्या होता है कि बहुत, मतलब जब समूह में संख्या ज्यादा हो तो उनमें से किसी सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना, और कम श्रेष्ठ आदमियों को, या जो कम श्रेष्ठ आपके हैं उनको हटा देना। मतलब क्या है? सिलेक्शन ऑफ अ ग्रेट पेरेंट्स एंड रिमूवल, या फिर नॉट सिलेक्शन ऑफ, ये जो सेलेक्ट नहीं किया जाता है वो किसको नहीं किया जाएगा? आपके जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी आप जिसको यूज कर रहे हैं वो अगर अच्छे नहीं हुए उनको हटा दो, और जो अच्छे हैं उनको रख दो। यही क्या कहलाता है? सिलेक्शन। और ये प्रकृति का नियम भी है कि जो बेहतर है वो आगे जाएगा
जो कमजोर है वो गिर जाएगा। तो सिलेक्शन के टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं? सिलेक्शन के टाइप्स होते हैं, प्रकार है सिलेक्शन। क्या आपको ये पूछा गया है? क्या पूछा गया मैं बताऊंगा। तो सिलेक्शन के मेनली दो टाइप्स हैं, एक है आपका नेचुरल प्राकृतिक और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। अब नेचुरल में मतलब क्या रहता है? प्रकृति जो रहता है ना वो चुनाव करता है, इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम सेलेक्ट नहीं करते हैं कि ये अच्छा है कि ये अच्छा, ये प्रकृति सेलेक्ट करती है। और कैसे सिलेक्ट करती है? जो बेहतर है वो प्रकृति में रहेगा, जो कमजोर है वो चला जाएगा, यही प्रकृति का नियम है। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या रहता है कि यह चुनाव की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति के द्वारा जो बेहतर है उनको सरवाइव किया जाता है, मतलब आगे बढ़ाया जाता है, और जो कमजोर रहते हैं जिनमें लक्षण थोड़े से भी कम रहते हैं वो अपने आप ही क्या होते हैं? निपट जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए बोला जाता है ना कि हमेशा बेहतर बनिए, बेहतर बनेंगे तो आपकी इज्जत होगी, आपकी इज्जत होगी तो आप आगे जाएंगे, ये ना। तो यही सिलेक्शन होता है। जैसे कि आपको पता होगा, सपोज मान लीजिए कि आप बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो क्या होगा? हर कोई आपका नाम लेता, अगर ये बच्चा अच्छा है तू इससे दोस्ती कर लिया। जो आपके टीचर्स रहते हैं वो हमेशा क्या बोलते हैं? अरे ये पढ़ाई में अच्छा है। ये क्या है? नेचुरली है, आप इसमें कुछ कर रहे हो क्या? आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है और आप आगे बढ़ते जा रहे हो। बट जो कमजोर रहता है, ये जो थोड़े से वीक रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? देखिए हमेशा टीचर से डांट पड़ती है, घर में डांट पड़ती है, फेल हो जाते हैं, वही क्लास में रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। यही सिलेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। ये एजुकेशनल सिस्टम का सिलेक्शन है कि जो बेहतर होगा वो आगे प्रमोट होते जाएगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद पीएचडी। ये सारे क्या है? सिलेक्शन के प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है? नेचुरली सिलेक्शन। अब आर्टिफिशियल क्या है? कृत्रिम सिलेक्शन में क्या करते हैं? हम सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 ऑप्शन थे, मैंने देखा जैसे बताया ना आपको। मान लेते हैं कि ए बी सी डी ई एफ, हमारे पास 5 ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन मुझे किसी एक को चुनना है, ठीक है। अब नेचुरल में क्या होगा? नेचुरली में इनमें से जो श्रेष्ठ होगा वो तो जिंदा बच जाएगा। बट आर्टिफिशियली में क्या होता है? हम एक एक को देखेंगे, एक एक के लक्षणों को देखेंगे। पशु प्रजनन में क्या लक्षण हो सकते हैं? अगर आप गाय और भैंस की बात कर रहे हैं तो दूध उत्पादन देखा जाएगा, कार्य क्षमता देखी जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं कि बी का दूध उत्पादन और कार्य क्षमता बहुत अच्छा, तो हम क्या करेंगे? बी को सेलेक्ट कर देंगे। लेकिन बकरी और भेड़ के केस में क्या रहता है? हम ऊन और मांस को देखते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि दूध उत्पादन से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। भेड़ और बकरी के केस में दूध उत्पादन से ज्यादा मतलब नहीं रहता, किससे रहता है? मांस और आपके ऊन से। तो अब मान लेते हैं कि आपका एफ अच्छा है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या रहता है? ऐसा प्रोसेस रहता है जिसमें पशुओं के सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उनका चुनाव किया जाता है, ठीक है। ये क्या है? आपके सिलेक्शंस के टाइप। अब देखिए बात आती है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ठीक है। मैंने बताया था ना कि मैं बताऊंगा आपको इसमें क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गाय के लिए, ठीक है, गाय के चुनाव के लिए निम्न लक्षण आवश्यक है, ठीक है। उसमें ऑप्शन था, पहला शरीर का भार था, ठीक है। उसके बाद था अयन का आकार था, उसके बाद था आपके सर की लंबाई, पैर की लंबाई। तो याद रखेंगे दूध उत्पादन की बात किया मैंने, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या है गाय और भैंस में? कार्य क्षमता, ठीक है, और दूसरा दूध उत्पादन। अब देखिए यहाँ पे जो शुरू के 2 ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन क्या था? शरीर का भार, और दूसरा ऑप्शन क्या था? अयन का आकार। बाकी के दोनों ऑप्शन हटा दीजिए, जो मोस्ट कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे वो यही दोनों थे। अब भार ज्यादा होगा तो कार्य ज्यादा करेगी, और अयन बड़ा होगा तो दूध उत्पादन ज्यादा करेगी। अब कंफ्यूजन ये आता है कि हम टिक किसको करें, आता है ना कंफ्यूजन की, टिक किसको करें। अगर ऐसा सिचुएशन बन जाता है तो याद रखिए आपको गाय पूछा गया है, गाय में कार्य क्षमता से ज्यादा क्या जरूरी है? आपका दूध उत्पादन। अगर यहीं पे आपको बैल का बात किया जाता कि बैल का चुनाव के क्या क्या लक्षण होंगे, तो बैल में आप क्या देखेंगे? शरीर का संरचना। वहां पे आपको दूध उत्पादन से मतलब, बैल तो दूध देगा ही नहीं ना, बैल तो दूध देगा ही नहीं, तो वहां पे आपको क्या देखना पड़ेगा? शरीर का संरचना है, शरीर का भार। अगर सांड की बात की गई तो क्या देखना पड़ेगा आपको? वीर्य का उत्पादन, जो स्पर्म्स का रहता है ना, जितना बेस्ट स्पर्म उतना अच्छा सांड। तो ये सिलेक्शन के। अब अगर गाय और भैंस और आपका बैल और सांड की बात होगी। अब अगर बात की जाए आपकी बकरी में, तो वहां पे आप क्या देखा जाएगा? मांस। बकरी में क्या देखा जाएगा? मांस। भेड़ में क्या देखा जाएगा? ऊन, ठीक है। ये सारी चीजें, ये चुनाव के तरीके, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि इस पशु का चुनाव किसके आधार पर किया जाता है, इस पशु का चुनाव किसके आधार पर किया जाता है। तो याद रखेंगे गाय का किसके लिए किया जाएगा? दूध उत्पादन। बैल का किसके लिए किया जाएगा? शरीर संरचना या जो कार्य क्षमता के लिए। सांड का किसके लिए किया जाएगा? आपके स्पर्म्स या जो वीर्य जो रहेंगे आपका उसके उत्पादन के लिए, अच्छे श्रेष्ठ वीर्य उत्पादन के लिए। बकरी का किसके लिए रहेगा? मांस उत्पादन के लिए। भेड़ का किसके लिए रहेगा? आपके ऊन उत्पादन के लिए। गधे का किसके लिए रहेगा? सामान ढोने के लिए। घोड़े का किसके लिए रहेगा? तेज चाल के लिए।
तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने बोला ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे चीजें अपने आप बन लेंगी। तो आपको सिलेक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप सिलेक्शन समझ में आ गया होगा कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है और आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है। अब इसके बाद बात की जाएगी ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग क्या होता है ये तो हमें समझ आ चुका है। ठीक है, ब्रीडिंग क्या होता है ये हम समझ चुके हैं कि क्या रहता है, जब नर और मादा जो रहते हैं वो आपस में मिलाए जाते हैं, उनकी मेटिंग होती है। तो उस मेटिंग के प्रोसेस के थ्रू जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन के बाद जो प्रोजेनी निकलता है, जो नया बच्चा निकलता है, वो क्या कहलाता है, आपका संतति कहलाता है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन। प्रजनन क्यों कराया जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, प्रजनन क्यों कराया जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बीएचयू में भी आया है, ये आपका पीएटी में भी आया है, ये आपका आईसीआर में भी आया है, यहां तक कि एमपी में भी पूछा गया है, आपका वेस्ट बंगाल में भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनिमल ब्रीडिंग का, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो प्रजनन क्यों कराया जाता है। अब देखिए, इसके भी उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है, जो आपके लक्षण है उसको एक संतति से दूसरे संतति, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना है। दूसरा, वंश को आगे बढ़ाना है। तीसरा, उत्पादन को बढ़ाना है। चौथा, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाना है। छठवां या सातवां जो भी आपका, उसमें क्या रहता है, आपके शरीर की संरचना को बढ़ानी है। आठवां, जो खराब लक्षण है उनको हटाना है। तो ये सब क्या है, ब्रीडिंग के उद्देश्य, प्रजनन के उद्देश्य है। ये आप याद रखेंगे। देखिए, रटने जाएंगे बड़ा कंफ्यूजन होगा, समझने जाएंगे बड़ा आसानी होगा। ठीक है, रिलेट करके पढ़िए। ठीक है, जैसे मानव में प्रजनन क्यों आवश्यक है, जैसे हमें क्या रहता है, पीढ़ी को आगे बढ़ाना रहता है। दूसरा क्या रहता है, लक्षणों को आगे बढ़ाना रहता है। तीसरा क्या रहता है, उत्पादन को आगे बढ़ाना रहता है। उत्पादन से मतलब ये है कि अलग अलग चीजों से, देखिए कोई खेलने में अच्छा है, ठीक है, कोई पढ़ने में अच्छा है, तो क्या करते हैं, हम इन लक्षणों को आगे बढ़ाते हैं। यही चीज पशुओं के केस में होती है। उनमें लक्षणों को आगे क्यों बढ़ाया जाता है, ताकि उत्पादन बढ़ जाए। ठीक है, फिर वही जो मैंने सिलेक्शन का बताया, क्यों उत्पादन बढ़ाया जाएगा, गाय का क्या उत्पादन बढ़ाया जाएगा, गाय में दूध का उत्पादन। ठीक है, भैंस में वसा का उत्पादन। ठीक है, जितना ज्यादा वसा उतना अच्छा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि ब्रीडिंग में सिस्टम्स होते हैं, तंत्र। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग, कितने प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। देखिए यहां पे क्या आता है, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन। यही चीज यहां पे क्या बन जाता है, सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग। क्या होगा, पहला नेचुरल और दूसरा क्या होगा, आर्टिफिशियल तंत्र। ठीक है, याद रखेंगे। कितने तंत्र हैं, दो तंत्र हैं। पहला है आपका नेचुरल, दूसरा है आपका आर्टिफिशियल। नेचुरल ब्रीडिंग, ठीक है, जो आपकी प्राकृतिक प्रजनन, फिर से क्या होगा, प्रकृति के द्वारा होगा। इसमें क्या रहेगा, नर और मादा जो रहते हैं आपस में स्वयं ही, बिना किसी के रोक टोक के, स्वयं के चुनाव से, मतलब वो खुद ही सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई हाँ ये गाय है, ठीक है, ये बैल है, इनके दोनों की जो सांड है, इन दोनों के बीच मेटिंग होगा। इसके बीच में कोई इंसान नहीं आता, इंसान नहीं बोलता कि इसको मेट कराना है या इसको मेटिंग कराना है, वो नेचुरली रहता है। जैसे हमने देखा ना कि जब गायों को चराने के लिए भेजा जाता है या जो बाहर छोड़ दिया जाता है, तो ये नेचुरल क्या रहता है, आपका सिस्टम रहता है ब्रीडिंग का। इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी बाहरी कारक का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। पूछा गया सवाल है कि नेचुरल ब्रीडिंग जो रहता है उसकी क्या खासियत है, तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें जो रहते हैं नर और मादा स्वयं ही एक दूसरे का चुनाव करते हैं, और चुनाव करने के बाद क्या रहता है, प्रजनन की क्रिया होती है। ये प्राकृतिक रूप से होती है। ठीक है, अब बात आती है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग क्या है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग में क्या रहता है, इसमें हम अच्छे गुणों के सांड को, ठीक है, अच्छे गुणों के सांड को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और वहां से क्या कलेक्ट करते हैं, सीमेन या जो आपके स्पर्म कलेक्ट करते हैं। फिर उस स्पर्म को क्या करते हैं हम, जो मादा रहती है जिसको अपन को क्या कराना है, गर्भित कराना है, प्रेग्नेंट कराना है, उसके फिर सर्विस में छोड़ दिया जाता है। हाँ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था आपका, आई थिंक शायद आईसीआर या बीएचयू में पूछा गया था, नेशनल एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से प्रकार के जो आपका जो कौन से तंत्र में नर और मादा को आपस में नहीं मिलाया जाता है। देखिए नेचुरल में दोनों जो नर और मादा रहेंगे वो आपस में मेट, मतलब फिजिकल कांटेक्ट होगा, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट होगा। बट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग में नर से स्पर्म कलेक्ट करके मादा में पुट किया जाता है। यहां पे नर और मादा आपस में नहीं मिलते। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आएगा कि नेचुरल सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग क्या है और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग क्या है। अब बात करते हैं, ठीक है, मैं इसको पूरे को मिटा दे रहा हूं। अब यहां से आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है
जहां से बहुत सारे सवाल आते हैं, वो है मेथड ऑफ ब्रीडिंग। ठीक है, मतलब प्रजनन की विधियां, कितने प्रकार से प्रजनन होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि हमेशा पशुओं में दो प्रकार से प्रजनन होता है। एक होता है आपका इनब्रीडिंग और एक होता है आपका आउटब्रीडिंग। ठीक है, तो आज हम इनब्रीडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इनब्रीडिंग क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, उस टाइप्स के क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या क्या लक्षण हैं, उनमें क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आउटब्रीडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इनब्रीडिंग, इसको हिंदी में अंतः प्रजनन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अंतः प्रजनन। और आउटब्रीडिंग को क्या कहा जाता है, बाह्य प्रजनन या बहिः प्रजनन। ठीक है, इस चीज को समझ आएगा। देखिए, इन नाम से समझ आ रहा है, इन मतलब क्या है, अंदर, मतलब अंतः प्रजनन, और आउट मतलब क्या होता है, बाहर, इसलिए बाह्य या बहिः प्रजनन। क्लियर है। अब इनब्रीडिंग जो रहता है, इनब्रीडिंग के फिर से दो टाइप होते हैं। पहला है क्लोज ब्रीडिंग और दूसरा है लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग को हिंदी में कहा जाता है समप्रजनन। क्या कहा जाता है, समप्रजनन। और लाइन ब्रीडिंग को हिंदी में कहा जाता है अंतरवंश प्रजनन। ठीक है, याद रखेंगे, एक है आपका समप्रजनन, एक है आपका अंतरवंश प्रजनन। तो इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग क्या होता है। ठीक है, इनब्रीडिंग जो आपका अंतः प्रजनन है वो क्या रहता है, तो अंतः प्रजनन या इनब्रीडिंग ऐसा मेथड है, ऐसी विधि है जिसमें नर और मादा के बीच कम से कम 4 से 6 पीढ़ी तक का संबंध होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 4 से 6 पीढ़ी तक का संबंध। ठीक है, ये आपको समझ आएगा। क्लोज और लाइन के बारे में अपने को डिस्कशन करना है, इसको मैं मिटा देता हूं। 4 से 6 पीढ़ियों तक का संबंध कैसे होगा, तो 4 से 6 पीढ़ियों तक के संबंध को ऐसे समझिएगा कि मान लेते हैं कि ये लेफ्ट में आपका मेल है और इधर राइट में आपका फीमेल है। ठीक है, ये क्रॉसिंग चलेगी, संबंध स्थापित देखिएगा ना। मान लेते हैं कि 1 है, इसका क्रॉस हुआ है 2 से, और इनसे निकला है 3 क्या है, आपका मेल है। इस 3 का क्रॉस वापस से 2 से होगा। ठीक है, तो क्या निकल गया, मान लेते हैं 4 निकल गया जो फीमेल है। अब इस 4 का जो क्रॉस होगा या तो 3 से होगा या तो 1 से होगा। ठीक है, या तो 3 से होगा या तो 1 से होगा, बाहर किसी से नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि इसका क्रॉस हो गया 1 से। ठीक है, अब क्या निकल गया आपका 5 जो है आपका मेल है, तो इस मेल के साथ फीमेल का क्रॉस होगा, तो फीमेल आपका क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपका जो फीमेल है वो क्या है, आपका 4 है, तो इससे फिर क्या निकलेगा, नया। अब ये आपका फिर से मेल हो गया, तो फीमेल आपका क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 4 होगा। तो मान लेते हैं कि वापस से आपका 4 है और जो निकल गया वो वापस से आपका फीमेल निकल गया, तो फिर मेल में अब क्या निकलेगा, जो लेफ्ट साइड का, मतलब 1 3 5 6 इनमें से कुछ एक होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं। शायद कुछ लोगों को मैथ्स पसंद ना हो तो ये थोड़ा सा उनको पता लगे। मान लेते हैं कि ए है मेल, बी है फीमेल, इनके क्रॉस से सी कोई फीमेल बन गया। ठीक है, ये गाय था, माफ कीजिएगा, ये सांड था, ये गाय था, इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, फिर कोई बछिया निकल गई, मतलब लड़की हुई। इसका क्रॉस ए से ही होगा, इसका क्रॉस क्या होगा, ए से ही होगा, बाहर किसी और से नहीं होगा। मान लेते हैं कि इनके क्रॉस से डी निकला, जो क्या है, इस बार आपका बछड़ा निकल गया, मतलब लड़का निकल गया। तो अब इस डी, ये मेल है तो फीमेल के साथ क्रॉस होना चाहिए, तो जो फीमेल होगा वो या तो बी होगा या तो सी होगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन करना है। मान लेते हैं कि बी से क्रॉस हुआ, अब इससे क्या निकल गया आपका ई जो है आपकी लड़की है, तो अब जो मेल होगा वो क्या होगा आपका, या तो ए होगा या तो डी होगा। मान लेते हैं कि डी है, फिर इसके क्रॉस से क्या निकला, मान लेते हैं एफ निकला जो मेल है, तो फिर आपका फीमेल क्या होगा। मतलब देख रहे हैं आप, रिलेशन यहां किसी बाहर की एंट्री नहीं हो रही है। यही है आपका 4 से 6 पीढ़ी तक का संबंध। अब संबंध देखिएगा ना, मान लेते इस एफ का क्रॉस किससे होगा, या तो बी से होगा या तो सी से होगा या तो ई से होगा। मान लेते कि इसका क्रॉस सी से हुआ है। ठीक है, तो क्या निकल गया, जी निकल गया। अब देखिए जी जो है, अब ये मेल यहाँ है या फीमेल है जो भी है, जी क्या है, ए से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, जी के पेरेंट्स कौन है, एफ और सी, एफ और सी रिलेशन है। एफ और सी के पेरेंट्स कौन है, डी और ई, डी और ई के पेरेंट्स कौन है, डी और बी, डी और बी के पेरेंट्स कौन है, ए और सी, ए और सी के पेरेंट्स ऑब्वियस बात है और सी होंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन यहां से बन रहा है, मतलब
किसी और बच्चे, किसी और संतति का उत्पादन नहीं हुआ है। जो भी क्रॉस हुए हैं ये इसके पूर्वजों से ही हुए हैं। अब देखिए पीढ़ी गिनी, ये पहली पीढ़ी थी, ये दूसरी पीढ़ी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है और ये छठी। यही तो बोले कि 4 से 6 पीढ़ी तक का कम से कम संबंध होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो आपका 1 2 3 4 हो ही सकता है, पर कम से कम 4 से 6 पीढ़ी तक का संबंध होना चाहिए। ये नहीं कि जो 7वां पीढ़ी आपका निकलेगा ना, ठीक है, जो 7वां पीढ़ी आपका निकलेगा इसका इससे संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, ये हम जब आउट क्रॉसिंग पढ़ेंगे ना, तो जब परसेंटेज निकालेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लक्षण कम होते जाते हैं। देखिए जो सी है ना, इसमें ए के भी लक्षण होंगे, बी के भी लक्षण होंगे। कितने लक्षण होंगे, ए के 50%, बी के 50%। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो ए के लक्षण जो है वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने सुना ना, पर दादा के दादा के दादा, शायद हमें याद भी ना हो, तो उनके जो लक्षण है ना वो 4 से 6 जनरेशन तक आते हैं। उसके बाद में उनके लक्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मतलब स्टार्टिंग से ही कम होते हैं, लेकिन 4 से 6 पीढ़ी आते आते लगभग समान, मतलब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लगभग क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यही आपका क्या है, जो इनब्रीडिंग है। ठीक है, अब इनब्रीडिंग के हमने 2 टाइप पढ़े थे, तो पहले इनब्रीडिंग का लाभ पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनब्रीडिंग के क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। अच्छा देखिए, इनब्रीडिंग के लाभ और हानियों को ना अपन उनके टाइप्स के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। इसके कितने थे, 2 टाइप्स थे। पहला था आपका क्लोज, दूसरा था आपका लाइन। क्लोज को क्या बोला जाता है, आपका संप्रजनन। लाइन को क्या बोला जाता है, आपको अंतरवंश प्रजनन। अब यहां आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, अंतर, डिफरेंस, किसमें, वंश में। और यहाँ क्या है, सम, मतलब इक्वल, बराबर। अब ये सम और लाइन क्या होता है, मैंने आपको क्या कहा था, 4 से 6 पीढ़ी तक संबंध होनी चाहिए। ये आपको क्वेश्चन पूछा है ना, आउटब्रीडिंग से क्वेश्चन आया था कि आउटब्रीडिंग में कितने पीढ़ियों तक का संबंध नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इनब्रीडिंग में 4 से 6 पीढ़ियों का संबंध है, तो आउटब्रीडिंग में 4 से 6 पीढ़ियों का संबंध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। साथ में मतलब क्या था, जो आपको जो 7th जनरेशन था ना, उसको क्रॉस कराना था ए से ही, आपका क्या बन जाएगा, आपका आउटब्रीडिंग। चलिए जब आउटब्रीडिंग पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, बट इतना याद रखिएगा कि इन ब्रीडिंग में कम से कम 4 से 6 पीढ़ियों का संबंध होना चाहिए। अब क्लोज ब्रीडिंग में क्या माजरा जानते हैं, कि संबंध तो होंगे लेकिन बहुत करीबी होंगे। कितने करीबी, 1 से 2 जनरेशन तक का। ठीक है, क्या है, 1 से 2 जनरेशन तक का अगर संबंध है तो वो क्लोज ब्रीडिंग है। और लाइन ब्रीडिंग क्या है, जो बच गया, मतलब 3 से लेके 6 जनरेशन तक का। समझ नहीं आया, चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी क्रॉस हुआ, आपका सी निकला, सी का क्रॉस हुआ ए से, मान लेते हैं आपका डी निकला, डी का क्रॉस हुआ आपका किससे भी करा देते हैं, चलिए मान लेते हैं कि बी से करा दिए। ठीक है, फिर आपका इसमें से क्या निकला, ई का क्रॉस करा दिया हमने सी से। तो क्लोज ब्रीडिंग ना सिर्फ यहां तक का होगा, शुरू के 2 जनरेशन तक का, ये आपका क्लोज ब्रीडिंग है। ये जो यहां से जो स्टार्ट होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका लाइन ब्रीडिंग। एग्जाम्पल में आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको ज्यादा समझ आएगा, और एग्जाम्पल ही आपको पेपर में पूछे जाते हैं। मान लेते हैं माता क्रॉस पिता, इससे क्या होगा, पुत्र निकलेगा या फिर पुत्री निकलेगी, तो पुत्र और पुत्री का क्रॉस। इससे मान लेते हैं कि वापस से क्या निकलेगा, एक मेल निकलेगा, एक फीमेल निकलेगा। ठीक है, एक मेल निकलेगा, एक फीमेल निकलेगा। अगर ये माता पिता है, ये पुत्र पुत्री है, तो ये क्या होंगे, पोता पोती। अगर ये पोता पोती है तो ये क्या होंगे, दादा दादी। मतलब अगर लड़के का केस ले रहे हो तो दादा दादी होंगे, लड़कियों का केस ले रहे हो तो नाना नानी होंगे ना। तो जो दादा दादी या नाना नानी है ना, वो लाइन ब्रीडिंग के अंदर आएंगे। और ये जो है एग्जाम्पल, ये किसके अंतर्गत आएगा, आपके क्लोज ब्रीडिंग के अंतर्गत। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कहीं भी दिया है, क्या ऑप्शन दिया है मैं बता देता हूं। अगर आपको दिया है माता पिता के बीच में, तो क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, ये रिलेशन तो गलत ही हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, मैं बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा आपको ना इसके लिए संबंध वाला जो हिंदी में आपने पढ़ा होगा ना, उसको समझना जरूरी है। कि एक होगा आपका मेल, एक होगा आपका फीमेल, वापस से क्या निकलेगा, मेल 1, वापस से निकलेगा फीमेल 1, फिर वापस से क्या निकलेगा, मेल 2, और इससे क्या निकलेगा, फीमेल 2। अब अगर ये इनके लिए ये क्या होंगे, आपके दादा
दादी। अगर ये मेल है तो इसके लिए क्या होंगे, दादा दादी, और ये अगर फीमेल है तो इसके लिए क्या होंगे, नाना नानी। क्लियर है? तो जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा संबंध आपके संप्रजनन के अंतर्गत आता है, तो माता क्रॉस पुत्र, इसको लिख लेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है। पिता क्रॉस पुत्री, बहन क्रॉस भाई। ये अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें कितने जनरेशन का गैप है, सिर्फ एक से दो। पहला जनरेशन आपका क्या हो जाएगा, माता पिता जो हो जाएगा, दूसरा जनरेशन आपका क्या हो जाएगा, उनके जो पुत्र पुत्री होंगे। इन्हीं के बीच में जो क्रॉस होगा ना, वो संप्रजनन के अंतर्गत आएगा। इसको छोड़ के जितने भी क्रॉसिंग आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके लाइन ब्रीडिंग के अंतर्गत। उसको भी समझाऊंगा। तो अगर ये ऑप्शंस कहीं भी आपको दिखाई दे रहे हैं पेपर में, आपको शायद एक साल यही पूछा गया था, शायद पिता पुत्री आया था या भाई बहन का आया था, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, आपके संप्रजनन के अंतर्गत। क्लियर है? अब बात आती है कि संप्रजनन के क्या लाभ हैं, क्यों कराया जाता है भाई संप्रजनन। तो संप्रजनन में सबसे पहला चीज होमोजीनस जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, समयुग्मी लक्षण शायद बोलते हैं उसको, एक समान लक्षण जो रहते हैं। क्योंकि देखिए पेरेंट्स अगर सेम है तो लक्षण भी सेम ही जाते जाएंगे। तो मतलब क्या है, आपका क्वेश्चन भी आया था कि क्वेश्चन आउटब्रीडिंग से आया था कि आउटब्रीडिंग में क्या ज्यादा, कौन से लक्षण ज्यादा बढ़ते हैं, तो उसमें विषम युग्मजी बढ़ते हैं। इसमें क्या बढ़ेंगे, सम युग्मजी। याद रखेंगे, होमोजाइगस कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। किसमें इंक्रीज होते हैं, आपके इन क्लोज ब्रीडिंग में। दूसरा चीज, इसमें जो रहता है ना, एक समान लक्षण लगातार आगे बढ़ने से जो भी कमियां रहती है वो उजागर हो जाती है। जैसे हमने पता है ना, बोलते हैं ना कि अगर पापा मतलब दादाजी को डायबिटीज हुआ है तो तुमको भी डायबिटीज, मतलब पापा को डायबिटीज हुआ तो मतलब तुमको भी डायबिटीज हो सकता है। तो इसमें क्या रहता है, जो विषम लक्षण है वो हमें पता चल जाते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, वहीं पे स्टॉप। अब इसकी हानियां क्या है, हानियां भी यही है कि लगातार मान लेंगे अगर आपके किसी ग्रैंड पेरेंट को कोई डिजीज है तो वो डिजीज आगे बढ़ते जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है संप्रजनन का। दूसरा चीज कि लगातार एक ही जो आपके वंश में क्रॉस कराने से जो प्रजनन क्षमता है वो कम हो जाती है। ये पेपर में पूछा था कि संप्रजनन की क्या हानियां हैं, तो याद रखेंगे कि लगातार संप्रजनन कराने से क्या रहता है, आपका जो प्रजनन क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या था, लाइन ब्रीडिंग। तो लाइन ब्रीडिंग में क्या रहता है, इसमें भी संबंध रहते हैं। ठीक है, इसमें भी संबंध 4 से 6 पीढ़ी तक ही रहते हैं, लेकिन संप्रजनन की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा रहता है। संप्रजनन क्या था, एकदम क्लोज रिलेशन होना चाहिए। लाइन जो ब्रीडिंग है ना, अंतरवंश प्रजनन, उसमें इतना ज्यादा क्लोज रिलेशन नहीं होना चाहिए। उसमें क्या रिलेशन हो सकता है आपका, दादा पोती, दादी पोता, ममेरा भाई क्रॉस ममेरी बहन, चाचा क्रॉस भतीजी। मतलब सीधा सीधा क्या है कि क्लोज रिलेशन नहीं होना चाहिए। लगभग क्या है, आपका 2 पीढ़ी तक छूट जाना चाहिए। जो तीसरी पीढ़ी से 6वीं पीढ़ी तक का संबंध है ना, उतना स्थापित होना चाहिए। ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपके लाइन ब्रीडिंग के अंतर्गत। और आपका जो क्वेश्चन पेपर में पूछा था वो ये था, ममेरा बहन और ममेरी बहन, सॉरी ममेरा भाई और ममेरी बहन का क्रॉस किस प्रजनन के अंतर्गत आता है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, आपके लाइन ब्रीडिंग के अंतर्गत। अब याद रखेंगे, जब भी आउट ब्रीडिंग आएगा ना, उसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। जो 2 रहेंगे ना, वो एकदम अलग हो सकते हैं या उनके बीच में संबंध ऐसे 4 से 6 पीढ़ी तक होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जब वो आउट ब्रीडिंग पढ़ेंगे तो समझ आएगा। आपको लाइन ब्रीडिंग में इतना समझना है क्या होना चाहिए, जो रिलेशन है वो क्लोज ब्रीडिंग की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब जो अंतर होगा। ठीक है, एकदम ऐसा नहीं कि क्लोज रिलेशन वाले के बीच में क्रॉस कराया जाता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब इसके क्या लाभ है, फिर वही चीज रहता है कि इसमें भी क्या रहता है, आपका जो होमोजाइगस कैरेक्टर है वो बढ़ता है, लेकिन संप्रजनन की तुलना में थोड़ा सा कम। क्यों, क्योंकि इसमें जो जनरेशन है, गैप, जनरेशन का थोड़ा सा गैप आ जाता है। तो गैप आने की वजह से जो परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर्स है वो भी थोड़े से डिक्रीज हो जाते हैं। दूसरा इसका फायदा क्या, फिर वही जो आपके लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं, जो विषम लक्षण है वो आपके दिखाई देंगे। अच्छा, इसकी हानियां क्या क्या है, तो हानियां ये है कि इसमें भी जो रहता है ना, फिर वही चीज है, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो खराब कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आगे बढ़ जाएंगे। बट आपको एक साल सवाल पूछा था कि संप्रजनन और जो आपका
अंतरवंश प्रजनन है, उसमें अंतर क्या रहता है, तो याद रखेंगे कि अंतरवंश प्रजनन जो रहता है ना, वो जनरली सांडों के जो गुण है उनको आगे बढ़ाने के लिए, सांडों के गुण को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब क्या रहता है, मान लेते हैं कि आपका दादा जो था वो अच्छे कैरेक्टर का था, क्योंकि देखिए क्लोज ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, जस्ट उसके ऊपर के जनरेशन से क्रॉस होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, एक भी जनरेशन का गैप नहीं होना चाहिए, एकदम क्लोज होना चाहिए। लेकिन आपका जो लाइन ब्रीडिंग है इसमें गैप है। क्या था, मान लेते हैं कि माता पिता था, उसके बाद पुत्र पुत्री थी, फिर क्या आपका है, पोता पोती थी, ऐसा। तो एक जनरेशन का गैप हो गया ना आपका, जो माता पिता वाला कॉलम था वो आपका छूट गया, अब एक जनरेशन के ऊपर से अपन क्रॉस करा रहे हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जो सर्वश्रेष्ठ जो आपका वो रहता है ना सांड, ठीक है, इसके लक्षण क्या रहते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं। क्या रहते हैं इसके लक्षण, बहुत आगे तक जाते हैं। इसके बाद इसका और जो लाभ ये है कि ये समप्रजनन की जितनी भी हानियां है ना उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। क्लियर है, तो आपको मेरे हिसाब से इन ब्रीडिंग जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि आउट ब्रीडिंग क्या होता है, आउट ब्रीडिंग के कितने टाइप्स हैं और उन टाइप से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की क्लास को यही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप डाउट सेक्शन में जाइए या जो आपके कमेंट सेक्शन है वहां जाइए, अपने ग्रुप में जाइए और अपने डाउट्स को रखिए। थैंक यू सो मच।